नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मित्रों, हमारी जो है शिक्षण विधियां चल रही थी, ये रीट में, टेट में, सी टेट में और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सभी में काम आती है। बहुत शानदार शिक्षण विधियां हैं और आप देखिए हम लोग एक एक शिक्षण विधि को कितनी बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं और आप लिख भी रहे होंगे, आप पढ़ भी रहे होंगे और मैंने आपसे बोला है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। चलिए, अगली शिक्षण विधि है, हम लोग जो है व्याकरण शिक्षण पढ़ रहे हैं। व्याकरण शिक्षण में शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं। चलो, सूत्र या कंठस्थीकरण विधि, सूत्र विधि कहो या कंठस्थीकरण विधि कहो, बात एक ही है। यहां पर देखते हैं ये क्या होती है। देखो, ये विधि निगमन विधि का ही एक व्यापक रूप है। सूत्र या कंठस्थीकरण जो विधि है, सूत्र विधि मतलब वही नियम, तो सूत्र विधि या कंठस्थीकरण जो विधि है, ऐसा कहा जाता है कि जो निगमन विधि है उसका एक क्या है, व्यापक रूप माना गया है। आगे बात करेंगे, इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण व्याकरण को छोटे छोटे नियमों में बांध दिया जाता है। जो सूत्र विधि है या कंठस्थीकरण विधि है, उसमें क्या किया जाता है कि जो है जितने भी नियम हैं उनको छोटे छोटे व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण को छोटे छोटे नियमों में हम लोग क्या करते हैं, बांध देते हैं। इन छोटे छोटे नियमों को ही सूत्र के नाम से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। ये बात आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेनी है कि जो सूत्र विधि होती है, जो कंठस्थीकरण विधि होती है, तो व्याकरण को यानी कि संपूर्ण व्याकरण को छोटे छोटे नियमों में बांध दिया जाता है और फिर उसे ही हम लोग जो है सूत्र विधि के नाम से जानते हैं। आगे बात करिए मित्रों, आगे बात यह है, देखो ये सूत्र जो है छात्रों को कंठस्थ करवा दिए जाते हैं, अर्थात रटवा दिए जाते हैं, जिसके कारण इस सूत्र विधि को ही कंठस्थीकरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। जब सूत्र रटवा दिए जाएंगे, नियम रटवा दिए जाएंगे, तो रटने के बाद में तो फिर उसको कंठस्थीकरण कर लिया ना, तो उसको फिर हम लोग किस नाम से जानेंगे, कंठस्थीकरण विधि के नाम से फिर इसको जाना जाता है। ये विधि संस्कृत व्याकरण शिक्षण में अधिक काम में ली जाती है और संस्कृत व्याकरण शिक्षण की यह सर्व प्राचीन विधि मानी जाती है। साथियों, मैंने आपको बोला भी था कि चाहे आप संस्कृत की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हो या हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हो, दोनों में ये शिक्षण विधियां आपके काम आएगी। आपको भटकने की जरूरत है ही नहीं कहीं पर भी। तो ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत व्याकरण में जो कंठस्थीकरण विधि है, सूत्र विधि है, वो विधि एक सर्व प्राचीन विधि मानी जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बात करेंगे फिर यहाँ पर, देखो संस्कृत व्याकरण में महर्षि पाणिनि इस विधि के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। और जो सूत्र विधि है, जो कंठस्थीकरण विधि है, उसके सबसे पहले संस्कृत व्याकरण में सर्वप्रथम जो है प्रयोगकर्ता कौन माने जाते हैं, महर्षि पाणिनि को माना जाता है। फिर आगे क्या कहा, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी रचना के व्याकरण के लगभग 4000 सूत्रों का संकलन किया गया है। अष्टाध्यायी की रचना किसने करी थी, पाणिनि ने करी थी और उसके लगभग 4000 सूत्रों का इसमें व्यापक प्रयोग हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आगे देखो, इस विधि में छात्र केवल सूत्रों को रटकर व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है। जब विधि ही सूत्र विधि है तो सूत्रों को ही रटा जाएगा और सूत्रों के माध्यम से ही, उनको रटने के माध्यम से ही वो क्या करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा। आगे है, रटने की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण यह व्याकरण शिक्षण में अवैज्ञानिक विधि है। जहां जहां पर भी रटने की प्रवृत्ति की बात की जाती है, वहां वहां पर वह अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। चाहे कोई सी भी विधि हो, कोई सी भी विधि हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एक ही बात कही गई है कि रटने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है, इसलिए इस विधि को क्या कहा जाता है, अमनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, देखो आगे लिखा हुआ है, इस विधि को घटे समुद्र पूर्णम, अधिक घड़े में समुद्र भर देना नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सूत्रों में ही गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाता है। देखो, ये प्रश्न हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि घटे समुद्र पूर्णम,
घटे समुद्र पूर्णम किस विधि के लिए आया है? तो सूत्र विधि या कंठस्थीकरण विधि के लिए आया है। अगर संस्कृत में पूछे या हिंदी में पूछे तो इस तरह से दे देगा। ऐसे भी दे सकता है घड़े में समुद्र भर देना किस विधि के लिए या किस विधि को इस नाम से पुकारा जाता है? तो सूत्र या कंठस्थीकरण विधि को पुकारा जाता है। गागर में सागर बढ़ने वाली कौन सी विधि है? सूत्र या कंठस्थीकरण विधि है। तो ये सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कितनी ही बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, तो इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पर बात है यानी कि निगमन विधि का ही व्यापक रूप है कंठ या सूत्र, सूत्र या कंठस्थीकरण विधि। निगमन विधि का ही एक व्यापक रूप होने के कारण इस विधि में निगमन विधि की विशेषताएं अर्थात शिक्षण सूत्र, गुण, लाभ, दोष और कमियां इत्यादि लागू होती है। जितने भी निगमन विधि के दोष थे, गुण थे, लाभ थे, जो कुछ भी थे वो सारे के सारे इस विधि में क्या हो जाते हैं? लागू हो जाते हैं। तो ये बात याद रखना, घटे समुद्र पूर्णम, घड़े में समुद्र भर देना नाम से पुकारा जाता है किस विधि को? सूत्र या कंठस्थीकरण विधि को। गागर में सागर बढ़ने वाली कौन सी विधि है? सूत्र या कंठस्थीकरण विधि है साथियों, तो ये भी आपको पता रह जाएगा। और निगमन विधि के ही सारे गुण, लाभ, दोष, कमियां सब कुछ जो है निगमन विधि के ही इसमें लागू हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, अब यहां पर एक सूत्र दिया हुआ है, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्व तमोसुकम अस्त ब्रह्मन वध्यंच सूत्र सूत्र सूत्रम सूत्र विदो विदुह। ये एक सूत्र में प्रयुक्त निम्नलिखित 6 लक्षण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो एक सूत्र होता है उसमें कितने लक्षण बताए गए हैं? 6 लक्षण बताए। सूत्र विधि की बात है भैया, एक सूत्र में कितने लक्षण बताए गए हैं? 6 लक्षण बताए गए हैं। और 6 लक्षण कौन कौन से यहाँ पर देख लीजिए। ये है अल्पाक्षरम। अल्पाक्षरम मतलब छोटे छोटे अक्षरों का समूह या फिर अल्प अक्षरों वाला। एक सूत्र में 6 लक्षण होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक कंठस्थीकरण या सूत्र विधि के जो सूत्र हैं उसमें कितने लक्षण बताए गए हैं? तो एक सूत्र में 6 लक्षण होने चाहिए। अब वो लक्षण कौन कौन से हैं ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से सूत्र विधि का लक्षण नहीं है या सूत्र विधि में ये लक्षण नहीं गिना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कौन कौन से हैं। अल्पाक्षरम, असंदिग्धम, सारवधम, विश्वते मुखम, अस्तभर्मम और अनवध्यम। तो ये ध्यान रखना भाई। तो अल्पाक्षर मतलब छोटे छोटे अक्षरों का समूह, असंदिग्धम संदेह से रहित, असंदिग्धम का मतलब होता है संदेह से रहित, सारवदम सार पूर्ण या निष्कर्ष रूप अर्थ का प्रकाशन करना, विश्वत उपमुखम अनुवृत्ति या अपकर्ष या सदा सदा से चला आ रहा है। विश्वत मुखम इसका मतलब होता है कि जो सदा से चला हुआ आ रहा है। अस्तः भ्रम अवरोध या बाधा से रहित होना। अनवधम दोषों से रहित या निंदा से रहित होना। तो कोई भी जो सूत्र होता है उसमें 6 लक्षण माने गए हैं और कौन कौन से हैं? अल्पाक्षरम छोटे छोटे अक्षरों का समूह हो, असंदिग्धम संदेह से रहित हो, सारवदम और वो सार पूर्ण होना चाहिए, विश्वतमुखम अनुवृत्ति या अपकर्ष या सदा सदा से जो चला आ रहा है वो होना चाहिए, अस्तभ्रम अवरोध से युक्त होना चाहिए, बाधा से रहित होना चाहिए, अनवद्धम यानी कि दोषों से भी रहित होना चाहिए, निंदा से भी रहित होना चाहिए। तो ये सूत्र के 6 लक्षण बताए गए हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और या तो ये श्लोक याद कर लीजिए या ये याद कर लीजिए, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से अगर किसी का मीनिंग पूछ लिया जाए कि इसका मतलब क्या होता है तो वो भी आप ध्यान रखना, मैंने लिख दिया। सूत्र के भेद कितने होते हैं? अब यहाँ पर कहा गया है कि जो सूत्र के भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब यहाँ पर 6 सूत्र के भेद होते हैं, वो भी लिख दिया। संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियम एव च, अतिदेशो अधिकारश्च, षट विधम सूत्र लक्षणम। तो जो सूत्र के लक्षण होते हैं वो 6 होते हैं। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि सूत्र के जो भेद होते हैं वो भी 6 होते हैं। कौन कौन से भेद बताए गए? इसमें लिखा हुआ है संज्ञा, देखो, फिर परिभाषा, फिर यहाँ पर विधि, फिर यहाँ पर नियम, ठीक है ना। फिर इसके बाद में अतिदेश सूत्र, फिर अधिकार
अधिकार, ये अधिकार सूत्र है। तो ये 6 प्रकार के होते हैं सूत्र के भेद, याद रखना। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। तो हो जाएगा याद। सूत्र विधि में या कंठस्थीकरण विधि में जो सूत्र के भेद बताए गए हैं वो 6 भेद बताए गए हैं, और सूत्र के जो लक्षण बताए गए हैं वो भी 6 लक्षण बताए गए हैं, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो ये चीजें याद होनी चाहिए भाई सूत्र विधि के लिए। तो सूत्र विधि के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, ये सारे के सारे सूत्र विधि के भेद होते हैं। याद होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि पूछेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। लेकिन वो ये चीज याद होनी चाहिए, गागर में सागर बढ़ने वाली विधि कौन सी है? समुद्र घटे पूर्णम। तो ये विधि कौन सी है? सूत्र विधि है। याद हो जाएगा यहां तक। आगे चलते हैं। कंठस्थीकरण विधि की उपादेयता या कंठस्थीकरण विधि या सूत्र विधि की उपयोगिता क्या है? मतलब ये भी हर विधि की उपयोगिता पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, ये 100% मान लेना। अब इसकी विधि की जो उपयोगिता होती है वो क्या है? देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि सूत्र विधि या कंठस्थीकरण विधि की जो उपयोगिता है वो क्या है। क्या उपयोगिता है? सूत्र विधि या कंठस्थीकरण विधि व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। एक तो ये बात याद करो, जो सूत्र विधि है या कंठस्थीकरण विधि है, जो व्याकरण शिक्षण की क्या है? एक प्राचीनतम विधि है। ये भी हमें पता होना चाहिए। परंतु वर्तमान परिस्थिति में भी ये विधि सफल हो सकती है। मनोवैज्ञानिक भी यह स्वीकार करते हैं कि विषय पर पूर्ण अधिकार यानी कि स्मृति या स्मरण से ही प्राप्त होता है। निम्न श्लोक में यह कथन पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। सूत्र विधि की उपयोगिता ऐसी है कि ऐसा कहा जाता है कि व्याकरण पर पूर्ण अधिकार करने के लिए इस विधि का होना बहुत जरूरी है। अर्थात जो सूत्र विधि है एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जा सकती है वर्तमान में भी, लेकिन ये प्राचीनतम विधि तो है ही सही। कैसे? अब इन्होंने बताया कि कैसे हो सकता है, और यहां पर लिखा भी हुआ है, पुस्तक अवस्था तु या विद्या प्रहस्तगतम धनम कार्य काले सम उत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। इसका भी अर्थ मैंने लिख दिया है कि मनोवैज्ञानिक इस कथन को स्वीकार करते हैं कि किसी भी विषय को समझने के लिए यदि स्मरण किया जाता है तो कोई हानि नहीं होती है। विषय पर अधिकार स्मरण से ही होता है। ये अच्छी बात इन्होंने कही कि भैया अगर किसी विषय पर अब अधिकार किया जाए, किसी विधि को, किसी विषय को ज्यादातर अपने आप में अपनाया जाए तो वहां पर सूत्र विधि का बहुत बड़ा रोल होता है, अर्थात उसे स्मरण रखना ही होता है। पुस्तका अवस्था तो या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले सम उत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। ठीक है, तो ये सूत्र भी आप याद कर सकते हो। आगे ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए आगे, वर्तमान में सभी भाषाओं में किसी भी विषय पर चर्चा परिचर्चा करने या वाद विवाद करने में कंठस्थीकरण का महत्व स्पष्ट दिखलाई देता है। ये बिल्कुल 100% है कि अगर किसी भी बात पर वाद विवाद किया जाएगा वहां पर उसको पहले कंठस्थीकरण किया जाता है। तो इसका मतलब सूत्र विधि का बहुत उपयोगितावान विधि मानी गई है। तो यहाँ लिखा भी है, प्रोफेसर जो आपटे जो महोदय हैं वो एक बात लिखते हैं, प्रोफेसर आपटे महोदय, प्रोफेसर आपटे, ठीक है ना, आपटे महोदय ने भी ये कहा है कि मैं बैंक में सुरक्षित राशि पर विश्वास नहीं करता। ये क्या कहते हैं कि मैं बैंक में सुरक्षित राशि पर विश्वास नहीं करता हूं, अपितु प्रत्यक्ष धन पर ही विश्वास करता हूं जो किसी भी समय पर प्रयुक्त किया जा सकता है। ऐसा कहने वाले आपटे महोदय थे और इन्होंने सूत्र विधि के लिए ऐसा बोला है कि मैं बैंक में रखे हुए धन पर विश्वास नहीं करता, मैं प्रत्यक्ष धन पर विश्वास करता हूं, किसी भी समय पर उसे प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार कंठस्थ की गई विषय वस्तु ही प्रत्यक्ष कार्य कर सकती है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? प्रोफेसर आपटे महोदय हैं, जिन्होंने सूत्र या कंठस्थीकरण विधि के बारे में कहा है। ये बहुत अच्छी बात कही भाई इन्होंने, प्रोफेसर आपटे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं बैंक में सुरक्षित राशि पर विश्वास नहीं करता, अपितु प्रत्यक्ष धन राशि पर विश्वास करता हूं जो किसी भी समय पर प्रयुक्त किया जा सकता है। ऐसा कहने वाले कौन है? प्रोफेसर आपटे महोदय हैं। और इन्होंने किसके लिए कहा, किस विधि के लिए कहा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये कहा है सूत्र या कंठस्थीकरण विधि के लिए, याद हो जाएगा।
अब अगली विधि आती है यहाँ पर 5वें नंबर पर पारायण विधि। हमारा अभी वही चल रहा है, कौन सा, व्याकरण शिक्षण ही चल रहा है, उनमें हम लोग शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं। अब 5वीं विधि आ गई भैया, पारायण विधि। पारायण करना मतलब बार बार पढ़ना। देखो ये क्या है, ये विधि भी सूत्र विधि या कंठस्थीकरण विधि का ही क्या है, एक व्यापक रूप माना गया है। निगमन विधि का व्यापक रूप सूत्र या कंठस्थीकरण विधि है। सूत्र या कंठस्थीकरण विधि का व्यापक रूप पारायण विधि मानी जाती है। याद हो जाएगा ना। आगे बात करते हैं अब वैदिक मंत्रों, लौकिक श्लोकों, ये पारायण विधि किसमें ज्यादातर काम आती है, वैदिक मंत्रों में, लौकिक श्लोकों में, या व्याकरण सूत्रों का बार बार दोहराव करना ही पारायण कहलाता है। पारायण होता क्या है, वैदिक मंत्र हैं, श्लोक हैं, या फिर कोई भी व्याकरण सूत्र हैं, उन्हें बार बार हम लोग क्या करेंगे, दोहरान करेंगे, तो यही क्या कहलाएगा, पारायण कहलाएगा। बात समझ में आ गई। आगे बात कहते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई बालक व्याकरण सूत्रों का बार बार दोहराव करके उन्हें सीखने का प्रयास करता है, कोई भी सूत्र है, कोई बालक है, वो उन्हें बार बार दोहरान करके, रट करके, कंठस्थीकरण करने की, जब बार बार दोहरान करता है, उन्हें सीखने का प्रयास करता है, तो उन्हें सीखने का प्रयास करता है, तब वो व्याकरण शिक्षण की क्या कहलाती है, पारायण विधि कहलाती है। मतलब क्या है, जब कोई बालक व्याकरण सूत्रों का बार बार दोहरान करता है, बार बार व्याकरण सूत्रों को, वैदिक मंत्रों को, या ये कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर लौकिक श्लोकों को बार बार अगर वो दोहरान करता है और सीखने का प्रयास करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारायण विधि कहेंगे व्याकरण शिक्षण में। यहां तक की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर इसी क्रम में। इस विधि के अनुसार पारायण करने वाले बालक को पारायणिक नाम से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना कि जो पारायण करता है, यानी कि जो दोहरान करता है, बार बार उनको पढ़ता है, दोहराव करता है, उस बालक को क्या कहा जाता है, पारायणिक कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना, उसे क्या कहा जाता है, पारायणिक कहा जाता है। और पारायण प्रमुखतः 3 प्रकार से किया जाता है। अब पारायण प्रमुखतः कितने प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से किया जाता है। तो एक तो हो गया, यहां पर लिखा हुआ है पंचक अध्ययन, एक ही मंत्र या श्लोक या सूत्र या पाठ को 5 बार पढ़ना। मतलब ये कहते हैं कि जो पारायण है वो 3 तरह से किया जाता है। तो उसने एक तो नाम दे दिया पंचक अध्ययन। पंचक अध्ययन का मतलब ये है कि एक ही श्लोक को या मंत्र को या पाठ को 5 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो। आपने 5 बार पढ़ा उसको, इसका मतलब वो पंचक अध्ययन हो गया। तो ये पारायण का एक पहला प्रकार हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो दूसरा क्या आता है, अब यहां पर पारायण का दूसरा प्रकार कौन सा है, दूसरा प्रकार है पंचवार। देखो पंचक तो क्या हो गया, 5 बार पढ़ा आपने उस श्लोक को, अब ये पंचवार आ गया। अब पंचवार क्या कहता है, यहां पर देखो दूसरा क्या है प्रकार, पंचवार अध्ययन। पंचवार अध्ययन मतलब 5 बार अलग अलग श्लोक या मंत्र या सूत्र या पाठ में आए हुए प्रत्येक शब्द को 5 बार पढ़ना। भाई पहले तो श्लोक को 5 बार पढ़ा, या मंत्र पाठ श्लोक कोई भी है, उसे 5 बार पढ़ना, मतलब पंचक अध्ययन हो गया। ठीक है, इसके बाद है पंचवार अध्ययन। उसमें जो भी श्लोक है, उसमें जो भी पाठ है या मंत्र है, सूत्र है, जो कुछ भी है, तो प्रत्येक शब्द को अगर हमने 5 बार पढ़ा तो फिर वो कहलाएगा पंचवार अध्ययन। ठीक है, फिर तीसरा प्रकार क्या आता है, पंचरूप अध्ययन। एक ही श्लोक या मंत्र या सूत्र या पाठ को 5 तरह से पढ़ना, वो कहलाएगा पंचरूप अध्ययन। तो यहां पर यह चीज समझ लेना कि पंचम अध्ययन तो कहलाएगा आपका एक ही श्लोक को 5 बार पढ़ा, पंचम अध्ययन कहला दिया। पंचवार अध्ययन का मतलब होता है एक श्लोक है, सूत्र है, पाठ है, उसके प्रत्येक शब्द को 5 बार पढ़ा, तो फिर यह आपका पंचवार अध्ययन कहलाएगा। पंचरूप अध्ययन क्या हो जाएगा आपका, कि उसे 5 तरह से पढ़ा आपने, तो वो पंचरूप अध्ययन हो जाएगा। तो याद कर लेना इस बात को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस प्रकार से पंचक के स्थान पर सप्तक, अष्टक, नवम इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। यहां पर जो पंच है वहां पर इनका प्रयोग भी हो सकता है। आगे है, इस विधि से शिक्षण के उपरांत बालकों को शुद्ध उच्चारण की परीक्षा भी ली जाती है।
ये विधि में शुद्ध उच्चारण की परीक्षा भी हो जाती है। फिर इन्होंने कहा आगे, क्या कहते हैं ये, परीक्षा में उच्चारण के दौरान अशुद्धि त्रुटि करने वाले बालकों को निम्नानुसार अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। अब अगर मान लीजिए कि आपने ये सारी बातें हो गई, अब कोई भी बच्चा है ये सारी चीजें कर रहा है लेकिन फिर भी अशुद्धि कर रहा है, यहाँ पर कहा त्रुटि कर रहा है, तो उन्हें फिर अलग अलग नामों से जानेंगे। देखो, अब एक बार अगर एक अशुद्धि करने वाला बालक है तो उसको एकानिक कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको एकायनिक कहेंगे। याद रखना भाई, एक अशुद्धि करने वाले बालक को क्या कहेंगे? एकायनिक कहेंगे। दो अशुद्धि करने वाले बालक को क्या कहेंगे? देहनिक कहेंगे। तीन अशुद्धि करने वाले बालक को क्या कहेंगे? त्रयनिक कहेंगे। याद हो जाएगा क्या? एक अशुद्धि करने वाला बालक एकायनिक, दो अशुद्धि करने वाला बालक देहनिक, तीन अशुद्धि करने वाला बालक त्रयनिक। इस तरह से भी आप लोगों को याद करना है। आगे फिर बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग पाणिनि काल से ही चल रहा है या पाणिनि काल से ही शुरू हो गया था। और फिर आगे कहा गया है, देखो बहुत अच्छी बातें हैं भाई, इंपॉर्टेंट विधि है। इस विधि के अनुसार पारायणिक छात्रों को अनेक नियमों का पालन करना होता है। छात्र अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार केवल जल छात्र अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार जल छात्र अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार केवल जल, दूध या फलों को सेवन करके पारायण करते हैं। भाई पारायण का मतलब वो दोहरान करते हैं। आगे फिर कहा गया है, इस प्रकार छंदों या श्लोकों मंत्रों के कंठस्थीकरण में जो कठिन परिश्रम किया जाता था उसी के पारायण स्वरूप वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि ग्रंथ आज हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। इस विधि के प्रयोग से भी बालकों में केवल रटने की प्रवृत्ति का ही विकास होता है। अतः यह विधि भी वर्तमान में व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है, क्योंकि इसमें भी रटने का ही विकास हुआ, तो इसलिए इस विधि को भी व्याकरण शिक्षण में सबसे उपयुक्त नहीं माना गया है, तो इस विधि को भी फिर अनुपयुक्त कर दिया गया। अब देखो आगे बात करते हैं, अगली विधि यहां पर आती है, वो है भाषा संसर्ग विधि। कौन सी विधि है? भाषा संसर्ग विधि है। देखो, भाषा संसर्ग या अव्याकृत विधि बहुत अच्छी विधि है और यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इस बात का आपको ध्यान दे लेना है। एक एक विधि को मैं आप लोगों को करा रहा हूं, जितनी विधि हो सकती है उतनी कोशिश मैं पूरी करता हूं। देखो अभी यहां पर विधि है, छठी नंबर की विधि है भाषा संसर्ग विधि, जिसे हम लोग कह सकते हैं अव्याकृति विधि भी कहते हैं, इसका नाम है। हम लोग व्याकरण शिक्षण पढ़ रहे हैं और व्याकरण शिक्षण की विधियां पढ़ रहे हैं, हम लोग कर लोगे, यहां पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो, इसके जो प्रतिपादक है, इसके जो जनक हैं, वो है हर्बर्ट स्पेंसर। भाषा संसर्ग विधि के या अव्याकृत विधि के जनक किसको माना गया है? हर्बर्ट स्पेंसर को माना गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर इसमें क्या है, बालक परिवार में रह करके नियमों को सीखे बिना ही मातृभाषा को सीख लेता है। क्या कहा? बालक परिवार में रह करके कोई नियम, यानी कि कोई भी नियम सीखने की जरूरत नहीं है उसको। बालक परिवार में रह करके बिना नियमों के वो क्या कर लेता है? भाषा को सीख लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उन्होंने कहा भैया मातृभाषा को सीख लेता है बिना नियमों के, बिना परिवार के, माने परिवार में रह करके ही बिना नियमों को सीखे ही वो क्या कर लेता है? भाषा को सीख लेता है, मातृभाषा को सीख लेता है। आगे कहा है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई बालक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात का ध्यान देना, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई बालक नियमों को सीखे बिना ही संस्कृत या हिंदी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह भाषा संसर्ग विधि या अव्याकृत विधि कहलाती है। यानी कि अव्याकृत मतलब जिसमें व्याकरण की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। इसने कहा है कि जब कोई बालक नियमों को सीखे बिना ही, बालक को नियम सीखना ही नहीं है, नियमों को सीखे बिना ही अगर वो हिंदी या संस्कृत भाषा को या उसके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसे ही हम लोग अव्याकृत विधि और या फिर भाषा संसर्ग विधि कहते हैं। तो भाषा संसर्ग विधि क्या होती है? जिसमें बिना नियमों को, यानी कि नियमों को सीखने की जरूरत है ही नहीं और वो भाषा को सीख लेता है, तो उसको भाषा संसर्ग विधि कहते हैं, अर्थात अव्याकृत विधि भी उसको ही कहा जाता है। तो ये लाइन बहुत ही वीआईपी लाइन है भैया, इसका ध्यान रखना। आगे फिर लाइन है, इस विधि के समर्थकों के अनुसार भाषा शिक्षण के लिए व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है।
जब अव्याकृत विधि है तो ये फिर यही कहते हैं कि भैया इस विधि को सीखने के लिए या इस विधि का जो भी समर्थन करते हैं या समर्थक हैं वो कहते हैं कि भाषा को सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसा मानते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं फिर, इस विधि में शिक्षक अलग से कोई व्याकरण नहीं पढ़ाता है, अपितु वह छात्रों को व्याकरण के श्रेष्ठ पुस्तकों के नाम बता देता है। छात्र अपने स्तर पर ही उन पुस्तकों का अध्ययन करके भाषा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मतलब वो इस विधि में व्याकरण के अलग से पढ़ाने का काम करता ही नहीं है। छात्रों को वो क्या दे देता है, अलग से उनको बता देता है, पुस्तकें वगैरह बता देता है और वो छात्र ले लेते हैं और वो पढ़ते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मैंने आपको सारी 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 जानकारी दे दी है, एक एक चीज मैंने लिख दी है। आप नोट्स बनाइए, लिखिए और वीडियो को जरूर शेयर करना, एक लाइक तो कर देना, बस ये है। आगे देखो, भाषा ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद में देखो, इस विधि के प्रयोग से बालकों के भाषण में स्पष्टता, मौलिकता आ जाती है। अगर हम भाषा संसर्ग विधि को से पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो बालकों में इस विधि के प्रयोग से क्या आ जाती है, स्पष्टता आती है और मौलिकता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। भाई इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी चीजें। आगे पढ़ते हैं। आगे देखो, फिर यहां पर अगली बात लिखी हुई है, तुरंत प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त नहीं होना इस विधि का एक प्रमुख दोष माना गया है। मतलब तुरंत इसका फीडबैक हमें या प्रतिपुष्टि हमें प्राप्त नहीं होती है और यह सबसे बड़ा दोष है भाषा संसर्ग अव्याकृत विधि का। क्या माना गया है सबसे प्रमुख दोष, कि हमें इसका फीडबैक या प्रतिपुष्टि हैंड टू हैंड प्राप्त नहीं होती है। आगे है, इस विधि के अनुसार व्याकरण भाषा का अनुगामी है। ये बात याद रखना भैया, इस विधि के अनुसार कहा गया है कि व्याकरण भाषा का क्या है, एक अनुगामी है, भाषा के बाद में ही आता है भैया वो। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, भाषा के बाद व्याकरण का जन्म हुआ है। भाषा अभ्यास और व्यवहार से आती है, व्याकरण पढ़ने से नहीं आती। ये विधि क्या कहती है भैया, भाषा को पढ़ने के लिए, भाषा को सीखने के लिए व्याकरण की जरूरत है ही नहीं। व्याकरण तो अनुगामी है, भाषा व्यवहार से आती है, भाषा लोगों के बीच रहने से सीखी जाती है, यहाँ व्याकरण का कोई रोल ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। और व्याकरण का जन्म जो है भाषा के बाद ही हुआ है, ऐसा कहा। फिर ये कहते हैं, इस विधि के अनुसार व्याकरण भाषा के नियमों उपनियमों का संग्रह मात्र है और उसका शिक्षण निरस और शुष्क है। ये लो भैया, ये विधि तो व्याकरण के जो है शिक्षण को ही निरस, उपनियम, ये जितने भी हैं निरस शुष्क बना दिया इस विधि ने। तो आगे, बालक प्रारंभिक अवस्था में जो भाषा सीखता है वो श्रवण, अनुकरण और अभ्यास से सीखता है। याद रखना इस पॉइंट को, बालक जो प्रारंभिक अवस्था में जो भी भाषा सीखता है वो किससे सीखता है, श्रवण से सीखता है यानी कि सुनकर के सीखता है, अनुकरण से सीखता है और अभ्यास से सीखता है, व्याकरण द्वारा नहीं सीखता। तो ये भाषा संसर्ग विधि या व्याकृत विधि ऐसा कहती है। आगे है, इस विधि के समर्थक ये तर्क देते हैं कि व्याकरण ज्ञान से रहित अनेक व्यक्ति अच्छे साहित्यकार, लेखक, वक्ता और कवि भी हो जाते हैं। अगर व्याकरण ज्ञान नहीं लिया लेकिन इस विधि को जो अपनाने वाले लोग हैं वो अच्छे साहित्यकार, लेखक, वक्ता और कवि भी बन गए हैं। तो ये विधि हमें काम की नहीं है व्याकरण में। आगे फिर कहा गया है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी नवीन भाषा सीखने के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को किसी ऐसे कुशल वक्ता के पास भेजना चाहिए जो नवीन भाषा को व्याकरण, जो नवीन भाषा को व्याकरण, जो नवीन भाषा को व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बोलता हो, अतः उसे कोई ऐसी पाठ्य पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए जो नवीन भाषा के व्याकरण के अनुसार शुद्ध और लिखता हो। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है इस विधि के अनुसार, अगर आप बात करें तो, कि ये जो विधि है इसमें व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे यहाँ से 7वें नंबर की विधि है, वो विधि है समवाय, समवाय या संयोग या साहचर्य विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वें नंबर की विधि है ये और व्याकरण शिक्षण ही चल रहा है। समवाय, संयोग या साहचर्य विधि, जो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है साथियों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास।